चलिए साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी साथियों का स्वागत है सीटेट जनवरी 2025 की दमदार क्लास में। आज पुनः हम बाल विकास में ही आपके 3 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे, जिसमें आज बात होगी जीन पियाजे के, साथ ही साथ बात होगी वाइगोत्स्की की। इसके अलावा कोहल वर्ग के भी आज बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इन 3 मनोवैज्ञानिकों के बारे में आज चर्चा होगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, विस्तार से देखिए, बहुत ही अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में कि आखिर ये जीन पियाजे कौन है और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। तो देखिए साथियों, ये जो जीन पियाजे हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए इस सिद्धांत को जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये जो जीन पियाजे हैं वे कहां के निवासी थे? आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और जीन पियाजे का मानना था कि जो है बालक जैविक रूप से परिपक्व होने लगता है। देखो, इन्होंने बालक के विकास को लेकर ज्यादातर स्टडी किया है और इन्होंने कहा कि जो बालक है जैविक रूप से परिपक्व होते हैं। जैसे जैसे वो जैविक रूप से परिपक्व होते हैं वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में वह अपने दिमाग में एक अवधारणा बनाने लगता है ना। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है अपने दिमाग में एक क्या बना लेता है भाई? अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, जीन पियाजे ने एक कथन दिया है और ये जो कथन है बार बार पूछा जाता है। क्या कथन है? देखिए भाई, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि जो बच्चे हैं सक्रिय ज्ञान के निर्माता है, अर्थात वह जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि एक खोज करता है, एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह है जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करता है, खोजबीन करके, छानबीन करके, है ना। वह परिवेश से जानता है, समझता है, फिर अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करता है। ठीक है, ये जीन पियाजे का कथन है। आगे बात करें, संज्ञानात्मक जो विकास की अवधारणा में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आता है इसी में अनुकूलन, जिसको एडाप्टेशन के नाम से जाना जाता है। अनुकूलन क्या है भाई? देखो, जब हम स्वयं को वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं तो वही अनुकूलन कहलाता है। मतलब क्या है? स्वयं को वातावरण के हिसाब से ढाल लेना ही अनुकूलन। जैसे मान लीजिए कि मैं गर्म प्रदेश में रहता हूं और ऐसी जगह जैसे लद्दाख हो गया, आप सभी जानते होंगे साथियों, जो लद्दाख का इलाका है बहुत ही ठंड इलाका है जहां बर्फ गिरता है। मैं गर्म क्षेत्र का रहने वाला यदि लद्दाख में चला गया तो मुझे वहां पर रहने में असुविधा होगी, लेकिन धीरे धीरे करके मैं उस वातावरण के साथ स्वयं को क्या कर लेता हूं? ढाल लेता हूं। और यही वातावरण के साथ जब हम स्वयं को ढाल लेते हैं तो यही ढाल क्या कहलाता है? ढलने की यही जो प्रक्रिया है उसी का नाम है अनुकूलन या एडाप्टेशन। ठीक है। अब ये जो एडाप्टेशन है, अनुकूलन है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। 2 तरह से हम इसको जान सकते हैं। अब 2 तरह से हम अनुकूलन स्थापित करते हैं। एक तो हम करते हैं साथियों आत्मधारण, देखो आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। अब ये आत्मसातकरण क्या है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। देखो, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को हम कैसे जोड़ते हैं? जैसे पूर्व ज्ञान है, मान लो कि मैं छोटा था तब मुझे साइकिल चलाना आता था। क्या आता था भाई? साइकिल चलाना आता था। ये साइकिल चलाना मेरा पूर्व ज्ञान है। अब मैं बाइक चलाना सीखना चाहता हूं। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो पूर्व ज्ञान है वह नए ज्ञान को सीखने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। अर्थात मुझे हैंडल पकड़ना साइकिल के दौरान ही आ गया था, बैलेंस बनाना मुझे आ गया था, मतलब मुझे बाइक चलाने में अब बहुत ज्यादा आसानी होगी। आसानी क्यों होगी भाई? क्योंकि मैंने पहले से ही साइकिल चलाने के ज्ञान के माध्यम से, पूर्व ज्ञान के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और यही पूर्व ज्ञान अभी वर्तमान ज्ञान को और विकसित करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो यही जो है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है?
आत्मसातकरण कहलाता है। क्लियर है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे समायोजन की। आखिर ये समायोजन क्या है? देखो, इसको एकोमोडेशन भी कहा जाता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वह के साथ तालमेल बिठाना आत्मसातकरण कहलाता है। देखो, अब हमें पूर्व ज्ञान है, मान लीजिए हमको जो है साथियों बड़ा बनाना आता है। ठीक है, ये हमारा पूर्व ज्ञान है बड़ा बनाने का, कि हमको ये जो बड़ा है वो बनाना आता है, ये हमारा पूर्व ज्ञान है। अब जो है हम किसी दोस्त के पास गए हैं, अब वह क्या कर रहा है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ, मतलब वो बोलता है कि आजकल बड़ा में प्याज डाल देते हैं, ये डाल देते हैं तो और मजेदार है, होटल में यही चीज बन रहा है। मतलब कह रहा है कि जो पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके जो अभी वातावरण में जो तालमेल बैठाना, मतलब उसमें बदलाव जब आप कर रहे हो कुछ, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका आत्मसातकरण। अर्थात पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर दिए थोड़ा सा। पहले का ज्ञान था बड़ा बनाने का कि ऐसे 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 करते हैं, अब उनमें कुछ नई चीजें आपने डाल दी, मतलब परिवर्तन कर दिया, तो यही क्या कहलाता है? आपका आत्मसातकरण कहलाता है। सॉरी साथियों, समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम। एक और परिभाषा है संतुलन या साम्य धारण की। संतुलन या साम्य धारण क्या है? इसमें आत्मसातकरण और समायोजन के बीच जब संबंध स्थापित किया जाता है तो वही संतुलन या साम्य धारण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं को एक एक करके हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था हैं। आप सभी इन चारों अवस्थाओं को बारे में जानते हैं। पहले भी बता दूं, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। मैं बोल रहा हूं संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। याद रखेंगे, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। और इसको उम्र सीमा के साथ संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक 0227711 11 प्लस एबोव, 0227711 11 प्लस एबोव। ऐसा बिल्कुल अब रट्टा जैसे याद आपका ऐसी हो जाएगा जब आप 1-2 बार पढ़ते हो ना। तो चलिए सर्वप्रथम बात करें संवेदी क्रियात्मक अवस्था की। संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या है? तो यह जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है संवेदी क्रियात्मक, मैंने अभी कहा 0 से 2 वर्ष की अवस्था 0 है ना। अर्थात संवेदी क्रियात्मक अवस्था मतलब ये जो नवजात शिशु के बाद का 2 वर्ष, ये संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। और इस उम्र में बच्चा अपने हाथों पैरों से कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे कोई भी वस्तु हम एक छोटा सा बच्चा को पकड़ा देते हैं और सीधा मुंह में उसको चखने की कोशिश करता है। क्यों? जीभ भी एक ज्ञानेंद्रिय है। आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इन्हीं का वो उपयोग करके सीख रहा है। ठीक, वो देख के सीख रहा है, वो छू के सीख रहा है, क्योंकि वो इस उम्र में ज्ञानेंद्रिय का ही उपयोग कर रहा है, अपने हाथों पैरों का उपयोग नहीं कर पाता ज्यादा, है ना। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आने लगता है। संवेदी अंगों से चीजों को देखते हैं। देखो, जितने भी संवेदी अंग है उन्हीं के माध्यम से ये क्या करता है भाई? चीजों को देखता है, और लेकिन उस पर क्रिया नहीं कर सकता। भाई इतनी छोटी सी उम्र है, वो सिर्फ टुकुर टुकुर देख पा रहा होता है, उस पर क्रिया नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, यही अवस्था संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। 2 वर्ष तक की अवस्था इसमें आता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, संवेदी अंगों से वो चीजों को देखता है लेकिन क्रिया नहीं कर सकता। संवेदी के बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल के बीच, इनकी जो उम्र सीमा कितनी होती है भाई? 2 से 7 साल के बीच। अब ये 2 से 7 साल के बीच की जो अवस्था है, तो इस अवस्था में प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। प्रतीक के रूप में कोई भी विचार जो है मन में आता है। ठीक है, यह क्रिया करने के पहले की अवस्था है। अर्थात 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है क्रिया के पहले, इसलिए पूर्व संक्रियात्मक कहा गया है इसको, क्रिया के पूर्व।
क्रिया के पहले, इसलिए यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में चीजों को देखते हैं, समझते हैं, किंतु क्रिया नहीं कर सकते। मतलब जैसे साइकिल, वो देख के जान लेगा हाँ ये एक साइकिल है, लेकिन इस पर वो क्रिया नहीं कर सकता। यही प्रतीक है, चित्र के माध्यम से वो जान रहा है साइकिल है, लेकिन उस पर क्रिया नहीं कर सकता, है ना। इसलिए इस उम्र को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। 2 से 7 साल तक की उम्र इस अवस्था को कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है। मूर्त मतलब यहां पर मूर्त मतलब ठोस रूप में। मूर्त मतलब साथियों ठोस, याद रखना जब कोई वस्तु ठोस रूप में है तब हम उसको कहते हैं कि ये मूर्त रूप में हमारे सामने है। तो तीसरा स्टेज उम्र सीमा होती है 7 से 11 वर्ष। अब ये 7 से 11 वर्ष मतलब पहले तो 7 साल के हो गए लड़का, मतलब स्कूल जाना शुरू, ओके ना। अब ये स्कूल जाने की अवस्था शुरू हो गई है। मूर्त उम्र 7 से 11 है। अब मूर्त तर्क और चिंतन करता है। मूर्त अर्थात जो चीज ठोस रूप में उनके सामने है उनके बारे में वो तर्क कर सकता है, चिंतन कर सकता है इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अर्थात मूर्त रूप में वो चिंतन कर सकता है। जैसे उसके सामने अगर साइकिल खड़ा है, वो साइकिल के बारे में बता देगा कि इनके 2 चक्का, 2 इतना, 2 वो होता है। हाथी आ जाए वो बता देगा उसके बारे में, है ना। क्यों? क्योंकि ठोस रूप में उसके सामने वो मौजूद है, लेकिन अगर वो मौजूद ना हो नहीं बता सकता। इसलिए इस अवस्था को ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमिकता का गुण आ जाता है। क्यों आता है भाई? बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया है। अब चूंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया है, वो संरक्षण के नियम को समझने लगता है, वर्गीकरण के नियम को समझने लगता है, और क्रम से रखने के भी नियमों को वो समझने लगता है, क्योंकि ये स्कूल जाने की अवस्था है। कौन सी? आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है भाई? चलिए अगली अवस्था पर आते हैं। ये है हमारा चौथा, वो होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह 11 वर्ष से ऊपर होती है। अगर हम माने तो 11 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था मान सकते हैं। इस उम्र में क्या होता है? देखो 11 से 15 वर्ष की उम्र है। इसमें अब देखो औपचारिक मतलब अमूर्त चिंतन, औपचारिक मतलब अमूर्त मतलब जो चीजें सामने नहीं है, अदृश्य चीजों पर भी अब वो तर्क कर सकता है और चिंतन करने लगता है। जैसे दिल्ली को कभी नहीं देखा, वो बता देगा कि दिल्ली में बड़े बड़े दुकान हो ही, ऐसे हो ही, शॉपिंग मॉल हो ही, वो हो ही, लेकिन वो दिल्ली को कभी देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अमूर्त रूप में उसके बारे में वो चिंतन कर पा रहा है ना भाई। संक्रियाओं के साथ संक्रिया कर लेता है, क्रियाओं से क्रिया कर लेता है, संक्रियाओं से संक्रिया इस अवस्था में, इस उम्र में कर लेता है। ठीक है भाई? चलिए साथियों अब हम बात करते हैं लॉरेंज कोहल वर्ग की। लॉरेंज कोहल वर्ग कौन थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, उसकी बात करते हैं। देखिए ये जो लॉरेंज कोहल वर्ग हैं अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसलिए लॉरेंज कोहल वर्ग के सिद्धांत को कोहल वर्ग के नैतिक चिंतन का सिद्धांत या कोहल वर्ग का नैतिकता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे, पेपर में भी आपका इसी नाम से पूछा जाता है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए 11 कहानियों का उपयोग किया था। कितने प्रकार की कहानियों का उपयोग किया था? इन्होंने 11 प्रकार की कहानियों का उपयोग किया था। चलिए सबसे पहले हम समझें कि आखिर नैतिकता होता क्या है। नैतिकता शब्द को हमको समझना है। तो सही और गलत की पहचान करने वाला गुण ही नैतिकता है। देखो क्या सही है क्या गलत है, यदि हमने उसकी पहचान कर लिया तो यही पहचान हमारी नैतिकता है। और बच्चे सामाजिक परिवेश से ही यह गुण सीखते हैं। जब बच्चा समाज में जाता है, समाज के लोगों के बीच में वो उठता बैठता है, तब सही और गलत की वो पहचान करता है। और इसके लिए माता पिता भी उनको सही और गलत की पहचान करना सिखाते हैं। ठीक है? अब एक और शब्द आता है नैतिक दुविधा। वो क्या है? देखो सही और गलत का निर्णय न ले सकने की प्रक्रिया नैतिक दुविधा। अभी हमने कहा नैतिकता मतलब सही और गलत का फैसला करना नैतिकता है,
सही गलत का फैसला ना कर पाना वो नैतिक दुविधा है। देखिए क्रम से समझे ना चीजों को। सही गलत का फैसला करना नैतिकता, सही गलत का फैसला ना कर पाना नैतिक दुविधा, और नैतिक तर्कना सही और गलत को जानने के लिए जब हम वहां पर फैसला कर रहे होते हैं तो तर्क वितर्क कर रहे होते हैं मन में, है ना, किसी एक को चुनने के लिए, तो वो अवस्था, वो अवधि, वो समय नैतिक तर्कना कहलाता है। ठीक है भाई, ये तीनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे हम बात करेंगे कोहल वर्ग के नैतिकता के 3 चरण की, 3 अवस्था की, कि कौन कौन सी ये जो अवस्थाएं हैं होती है। ठीक है, चलिए प्राक रूढ़िगत अवस्था में चिंतन। अब ये जो प्राक रूढ़िगत अवस्था में चिंतन क्या होता है, यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है। क्या है मेरे दोस्तों, नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण, सबसे शुरुआती चरण कह सकते हैं। और ये जो उम्र सीमा है वह 4 वर्ष से 10 वर्ष की होती है। देखिए किसी भी अवस्था को हमको समझना है ना, तो पहले आप उस उम्र सीमा को जा करके सोचना। अब चूंकि 4 से 10 है तो इस चरण में क्या सही है क्या गलत है, ये मिलने वाला सजा और उपहार पर निर्भर करता है। मतलब देखो ये छोटी उम्र है ना, 4 से 10 वर्ष, अगर हमने गलत काम कर दिया, हमारे घर में मम्मी पापा मारने दौड़ते हैं, है ना भाई, जा उसको देख के आ, उसको घर से ले आया है, ऐसा है ना, तो ये गलत और सही गलत हमें जो सजा मिलती है घर से उस पर निर्भर करता है। अच्छा काम करते हैं तो हमको कुछ मिलता है उपहार के रूप में, है ना, तो ये प्राक रूढ़िगत अवस्था में ये चिंतन होता है। अर्थात रूढ़ि के पहले, प्राक मतलब पहले होता है, याद रखना, प्राक मतलब पहले, तो रूढ़िगत अवस्था के पहले। अब इनके चरण, तो इनके भी 2 चरण है। क्या क्या, पहला आता है बाहरी सत्ता पर आधारित। देखो बाहरी सत्ता पर कैसे, तो यहां नैतिक सोच सजा से बंधी रहती है। जैसे बच्चे मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, अगर वो बड़े की बात नहीं मानते हैं तो उनको सजा मिलेगी। अर्थात पूरी तरीके से वो नैतिक जो सोच है वह सजा पर निर्भर। बच्चे क्या सही क्या गलत है इसका अंदाजा स्वयं नहीं लगाते, हाँ इस बात से लगाते हैं कि हाँ मेरे को मार पड़ने वाली है, मतलब मैंने गलत किया है, गलत है मेरे, है ना, लेकिन अगर शाबाशी मिल रहा है तो मैंने अच्छा काम किया है, सही काम किया है। तो इस तरह से बच्चे उसको जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आगे बात करें चरण नंबर 2 की। चरण 2 कहता है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। यह दूसरा चरण है। इस अवस्था में बच्चा यह सोचता है कि कोई व्यवहार उनके साथ करेगा वैसा ही खुद भी करेगा। देखो भाई, इसलिए 4 से जो 10 वर्ष की उम्र है ना, अब इधर 8, 9, 10 की उम्र में आ रहे हैं, तो क्या होता है, यदि एक 8, 9 साल के बच्चे को आप एक झापड़ मार दो, वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी आपको मारेगा। जैसे को तैसा, इसलिए जैसे को तैसा, जो जैसा है उसको वैसा ही व्यवहार करो। मतलब जो हमको मार दिया वो हम भी उसको मारेंगे। इसलिए तो प्राइमरी स्कूल में आप देखोगे इतना ज्यादा शिकायत आता है बच्चों का पढ़ाने के दौरान, ओला मार दिस मत, ओला मार दिस, ओला मार दिस करके, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, जैसे को तैसा, मतलब अगर वो उसको मारा तो वो भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी उसको मारेगा। इसलिए ये साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुक्ता के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा प्राक रूढ़िगत, अब हम देखते हैं रूढ़िगत अवस्था में चिंतन। देखो रूढ़िगत अवस्था, ये जो कोहल वर्ग नैतिकता की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में लोग क्या है, पूर्व में बनाए गए सोच से चीजों को देखते हैं। पूर्व में एक परंपरा निर्धारित कर दी जाती है, एक नियम निर्धारित कर दी गई होती है। रूढ़िगत, इसलिए रूढ़िगत मतलब पुरानी जो नियम, ठीक है, और उसी नियम के आधार पर अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। ये माता पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए ये नियम बनाते हैं। अक्सर देखते हैं कि बच्चों का व्यवहार माता पिता द्वारा बनाए गए नियम पर ही आधारित। जैसे शाम के 6 बजे तो घर आ जाबे, बाहर में रहेबे तो मार पर ही। अब बच्चों को पता है कि मोला 6 बजे तो आना है, मोर घर के नियम है 6 बजे के बाद मोला घर में आ जाना है, तो उसी नियम को वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये स्कूल ले छुट्टी हुई चुपे चुप घर आबे तो तिछन जाबे, ये सब नियम है जो बच्चा क्या करता है उसको फॉलो करता है। ठीक है, ये रूढ़िगत अवस्था में चिंतन हो गया। इसके भी चरण हैं, इनके भी 2 चरण हैं। पहले चरण की बात कर लेता हूं मैं। देखो अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता। इस अवस्था में
लोग विश्वास, दूसरों के ख्याल, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। अर्थात माता पिता द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं को नैतिक व्यवहार के मापदंड के रूप में अपनाते हैं। मतलब माता पिता ने जो नियम बनाया है वही सही है, मैं कहूँ आओ के लिए नहीं माना तय कभी वह गलत है, हमारे मम्मी पापा जो कही वही सही है ना। क्यों? अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की जो उन्मुखता होती है। भाई आप जो माता पिता चाहते हैं वो कार्य करते हो तो आप अच्छी लड़की या अच्छा लड़का बनते हो, है ना, लेकिन उनका विरोध आप कर रहे हो तो आप बुरा बनते हो। तो ये रूढ़िगत अवस्था में प्रथम स्टेज है। भले ही नियम गलत क्यों ना हो, लेकिन एक बच्चा माता पिता द्वारा बनाए गए नियम को ही सही मानता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करेंगे चरण नंबर 2 की। चरण दूसरा है इसमें कानून और व्यवस्था उन्मुखता। इस अवस्था में नैतिक निर्णय, सामाजिक आदेश, कानून, न्याय, कर्तव्य पर आधारित होते हैं। देखो, अब इस अवस्था में जो निर्णय लिया जाता है वह कानूनन जो नियम सही है, समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, सामाजिक आदेश, जैसे छोटे बच्चे हैं मान लीजिए, है ना भाई, और समाज में कुछ भी ऐसी परंपराएं बहुत सारी है, मैं किसी व्यक्ति विशेष परंपरा का नाम नहीं लूंगा, समाज को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये रूढ़िवादी है, ये जैसे छुआछूत की भावना रूढ़िवादी है, ये चलते आ रहा है, छोटे से बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है कभी कभी, तो ये गलत है ना। ऐसी परंपराएं टूटने योग्य होती है और उसी को सच मानने लगते हैं और उसी के दायरे में रहकर ही वो बच्चा क्या करता है, कार्य करने लगता है, उसको फॉलो करने लगता है। ठीक है भाई, चलिए तीसरा स्टेज क्या है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। देखो उत्तर, अब रूढ़ी से ऊपर उठ कर अब बड़े हो गए हो ना आप, रूढ़ी से ऊपर उठ के आप बात करने की कोशिश करोगे। यह कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था है और इस अवस्था में निर्णय खुद लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब देखो, बच्चा स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, वह क्या करता है, खुद से निर्णय ले लेता है कि ये काम करूंगा सही होगा, ये काम करूंगा तो गलत होगा, वो जान रहा है उस चीज को। ठीक है, और कभी कभी वो ऐसा निर्णय गलत को भी सही मानता है क्योंकि वो खुद से निर्णय ले रहा है। और जरूरी है क्या कि वो खुद से निर्णय ले रहा है वही सही हो? नहीं, इसमें भी अलग अलग चरण है। पहले चरण पर बात करें तो देखो, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। अब सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है, इस अवस्था में किशोर यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, कुछ अधिकार कानून से भी बड़े हैं। मतलब हालांकि कानून हमारे लिए बना है, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आती है तो कानून से भी हमको ऊपर उठना होता है। ठीक है, तो ये कहता है। अब जब बात आती है कानून से ऊपर उठने की, अर्थात नियम भले ही व्यक्ति के लिए बना है, लेकिन यदि उस नियम से किसी का गलत हो रहा है तो उस नियम को तोड़ देना ही उचित है, ये कहता है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। ठीक है भाई, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, या हिंज चोरी को क्यों चुना भाई, उनकी मां की तबीयत खराब थी, है ना। और जैसे हम ही लोग जैसे जाते हैं, है ना, तो रेड सिग्नल को, जैसे हमारे एम्बुलेंस में एकदम सीरियस केस है तो रेड सिग्नल को भी हमको पार कर जाना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी की जान बच रही है तो उस नियम को तोड़ देना भी उचित है। अगर हम रेड सिग्नल को क्रॉस नहीं करते तो वहां पर कुछ अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि हमको पहुंचने में लेट हो जाती। तो ये कहता है आपका सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। ठीक है, चरण दूसरा आता है इसमें, देखिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आधारित। अब ये जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर आधारित नैतिकता क्या है, इस अवस्था में किशोर दूसरे के नियम पर नहीं बल्कि खुद के बनाए हुए नियम के आधार पर कार्य करता है। समझ रहे हो ना, मतलब वो खुद के नियम बनाता है, न कि वह दूसरे के नियम पर काम करता है। वह कानून और अंतर आत्मा के बीच जब फंसता है तो सिर्फ अपने दिल की सुनता है, वो कानून में क्या सही है क्या गलत है वो नहीं सुनता। इसीलिए तो आजकल भागे उड़े वाला काम होते जी, है ना, अपने मन की आवाज सुनते और भाग जाते। जबकि अगर कानून में कहा जाए तो एक नियम है कि 21 वर्ष और 18 वर्ष नाबालिग लोग भी आजकल भाग जा रहे हैं, तो वो अपनी दिल की आवाज सुन के फंस रहे हैं। भाई कानून को भी ध्यान दीजिए, वरना आप लंबा चपेट में फंस जाओगे। अगर युवा बालिग है, लड़की नाबालिग है, तो फिर पास्को एक्ट के तहत आपको लंबी चौड़ी सजा होती है
है ना। तो इन तमाम चीजों को भी समझना होता है, ठीक है। तो ये है आपका कोहल वर्ग की। अब हम बात कर ले इसी में लेव वायगोत्स्की के। चलिए लेव वायगोत्स्की की बात कर लेते हैं। जो लेव वायगोत्स्की हैं, तो वायगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, अर्थात ये रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, इसलिए वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। देखो वायगोत्स्की का क्या कहना है कि जो बच्चा है वह समाज में समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है, बातचीत करता है और सीखता है, अर्थात वह पहले अंतःक्रिया करेगा, उसके बाद उनका विकास होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, बातचीत करोगे तभी तो सीखोगे ना। तो पहले बातचीत होंगी, अंतःक्रिया होंगी, उसके बाद सीखना शुरू होता है। जबकि पियाजे ने इसके विपरीत बताया था। उन्होंने कहा था कि विकास पहले होता है, बाद में अधिगम होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं वायगोत्स्की के दो अवधारणा। वायगोत्स्की का दो अवधारणा क्या क्या है? पहला तो आता है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या है भाई? समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? वास्तविक विकास के क्षेत्र और संभावित विकास के क्षेत्र के बीच का जो स्तर है उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे एक बच्चा अब साइकिल चलाना सीखता है तो वह पहले जो है मदद की आवश्यकता होती है जो दूसरों के द्वारा उनको दी जाती है। यही मदद क्या कहलाता है? ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। इसमें एक और शब्द आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग अति इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीटेट में लगातार पूछे जाते हैं। पाढ़ या ढांचा कहा जाता है। तो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सामान्य मदद या मार्गदर्शन ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जो अपने से बड़े या वयस्क के माध्यम से जो बच्चों को सामान्य मदद दी जा रही होती है, और यही जो सामान्य मदद क्या कहलाता है? आपका स्कैफोल्डिंग, पाढ़ या ढांचा कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये तीन सिद्धांत है जो कि अलग अलग तीनों मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगले से चैप्टर में अगले टॉपिक पर चर्चा होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।